हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश PWM में। और हम जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे हैं, तो आज फिर परसेंटेज की क्लास लेते हैं। जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है तो पासिंग प्रतिशत क्या है? जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 अंकों से असफल हो गया, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। पासिंग प्रतिशत क्या है? दोस्तों, एक विद्यार्थी है जो 36% अंक पाया। 36% अंक क्या है? वह उसने पाया 36% अंक पाया तो वह 32 अंकों से फेल हो गया, असफल हो गया। इसका मतलब उसके अगर 32 मार्क और रहते, 32 अंक और पाया होता वह लड़का, तो वह लड़का पासिंग मार्क पा गया होता। 36% अंक पाया है तो फेल हो गया है। कितने अंकों से फेल हुआ है? 32 अंकों से। यानी वह 32 नंबर और पाया होता, 32 नंबर अंक और पाया होता तो वह पासिंग मार्क पा गया होता। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? लेकिन जब वह 48% मार्क पाया, लेकिन जब वह 48% मार्क पाया तो वह 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। दोस्तों, 64 अंकों से उत्तीर्ण होने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस लड़के को पास होने के लिए जितना मार्क चाहिए उससे वह 64 अंक ज़्यादा पा गया है। 36% पाया तो 32 अंक से फेल हो गया, यानी 36% में 32 अंक जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा पासिंग मार्क। पासिंग मार्क है। और यहाँ क्या हुआ है? 48% अंक पाया है तो 64 अंकों से पास हो गया है। 64 अंकों से पास होने का मतलब वह जितना पासिंग मार्क है उससे 64 नंबर ज़्यादा पा गया है। 64 नंबर ज़्यादा पा गया, 64 नंबर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा पे? पासिंग मार्क। अब दोस्तों ये देखो, ए 32 है, ए -64 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +64। परसेंटेज को एक तरफ कर देंगे और अंक को एक तरफ। ए 32 है, ए 64 है, इधर आएगा तो ए माइनस प्लस हो जाएगा। ए 48% है, ए 36% प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -32%। ये कितना हो गया? 4 2 6 6 3 9। ये कितना हो गया आपका? ये 36 है ना यार, क्या बताएं? 36%। 48 में 36 कितना हो जाएगा? 12%। दोस्तों, 12% का मान क्या है? 12% का मान 96 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 12/96, 8 अंक। यानी 1% का मान क्या हो जाएगा? 8 अंक। अब दोस्तों पूछ रहा पासिंग मार्क क्या है? पासिंग मार्क क्या है? पासिंग मार्क है आपका 36% और प्लस 32। दोस्तों 8 अंक में 1% हो रहा है, 8 अंक में 1% हो रहा है तो 32 मार्क में कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 4%। 1% बराबर 8 अंक, 1% बराबर 8 अंक, तो 4% बराबर 8 चौके 32। इसका मतलब यह है 36% और प्लस ए कितना है? 4%। कितना हो जाएगा? 40%। ये आप लोग समझ में आया ना कि 4% कैसे आया? दोस्तों पासिंग मार्क है 36% प्लस 32। 36% तो है, अब 32 मार्क में कितने परसेंट होगा? 1% बराबर 8 अंक, 8 अंक बराबर 1%, तो 32 अंक बराबर 4%, 40%, यानी उसका पासिंग मार्क 40 है। दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक जरूरी है। यदि वह 220 अंक प्राप्त करता है तो 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? दोस्तों पासिंग मार्क क्या है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए? 40%। और कह रहा है एक विद्यार्थी जो है 220 अंक प्राप्त करता है
लेकिन 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 20 अंक से फेल होने का मतलब यदि उसके 20 अंक और होते क्या कर जाता, वो पास मार्क पा जाता। यानी 40% का मान कितना हो गया, 240। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 240/40, 1 0 से 1 0, 4 24 6। 1% का मान कितना होता है, हो गया 6। और दोस्तों पूर्णांक अपने आप में कितना होता है, 100%। पूर्णांक अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 1% का मान 6, तो 100% का मान 600। 1% का मान 6, तो 100% का मान 600। दोस्तों पूर्णांक उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, 600। यह विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। यानी जब वह 20% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसके 30 अंक और होते तो क्या होता, पास होता। परंतु छात्र 32% अंक प्राप्त करके 42 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तब पास होने के लिए अंकों का परसेंट क्या है। यदि छात्र 20% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से फेल हो गया, यदि 30 अंक और होते तो पास हो गया होता। लेकिन जब वह 32% अंक प्राप्त करता है तो वह 42 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। 42 अंकों से उत्तीर्ण होने का मतलब दोस्तों, वह जितना पास होने के लिए जितना मार्क चाहिए उससे 42 अंक ज़्यादा पा गया। अगर ज़्यादा पा गया तो 42 अंक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क। पासिंग मार्क 32% है, सॉरी, एक विद्यार्थी 32% अंक जब प्राप्त किया है तो क्या कर गया है, 42 अंक ज़्यादा पा गया है। जब 42 अंक ज़्यादा पा गया है तो 32% में से 42 अंक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका पासिंग मार्क। ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क। तो परसेंटेज को एक तरफ कर लेते हैं। 30 + 42, 30 है, ये -42 + 42, 32%, ये 20%, -20%, ये कितना हो गया 72, ये कितना हो गया 12%, 12 × 72, 12% का मान 72, तो 1% का मान 12 × 72, तो 1% का मान हो गया आपका 6। तो कह रहा है पास होने के लिए आवश्यक अंक क्या होगा। पास होने के लिए आवश्यक अंक क्या है आपका, 20% पाता है तो 12 अंक, 30 अंक से फेल होता है। यानी 20% + 30 अंक होगा तो वह क्या हो जाएगा, उसका पास होने के लिए आवश्यक अंक। अब दोस्तों देखते हैं 20% प्लस 6 अंक में 1% होता है। 6 अंक, 6 बराबर 1%, तो 1 अंक बराबर 1%/6, तो कितना है 30 अंक बराबर 1% बटा 6 गुणा 30, 6 × 5 = 30, 5%। 6 अंक में 1% है तो 30 अंक में कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 5%। 20% + 5% बराबर 25%। तो दोस्तों पास होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, 25%। आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं। इनमें से एक ने 9 अंक अधिक प्राप्त किया तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। तो उन दोनों के अलग अलग अंक बताइए। इसमें कह रहा है कि एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो हम मान लेते हैं पहले ने कितना अंक प्राप्त किया, x। मान लेते दूसरे ने कितना अंक प्राप्त किया, x ने। इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, इनमें से एक ने 9 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि दूसरे ने x अंक प्राप्त किए हो तो पहले ने कितना पाया होगा, 9 अंक अधिक x + 9। और फिर कह रहा है कि जो अधिक अंक पाया है उसके प्राप्तांक, मतलब कह रहा है जो अधिक अंक पाया है उसके प्राप्तांक। अधिक अंक कौन पाया है, पहले वाले ने कितना पाया है, x + 9। कह रहा है उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के, दोनों को अंकों का योग कितना हो जाएगा, पहले वाले का अंक x और दूसरे वाले के अंक का अंक x + 9। कह रहा है कि इनमें से एक ने 9 अंक अधिक प्राप्त किया तथा उसके प्राप्तांक, जिसने अधिक प्राप्त किया उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के, दोनों के अंकों के योग कितना हो जाएगा, x, एक का x दूसरे का x + 9, दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है।
यदि ये x प्लस 9 और दोनों को जोड़ेंगे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। 2x प्लस 9 के कितने परसेंट बराबर है 56%। 56% मतलब 56/100। 4 14 56, 4 25 100। 25 को गुणा x में करेंगे इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 25x। अब 25 का गुणा 9 में करेंगे 25 9 225। और इसका 14 गुणा करेंगे 14 दूनी 28x। और 14 गुणा 9 में करेंगे 14 9 कितना हो जाएगा 126। अब 28x में से ये 25x इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 25x। और ये क्या है 225। और ये क्या हो जाएगा माइनस 126। 15 में से 6 घटा 9, 11 में से 2 घटा 9, 1 में से घटा 0 बराबर ये क्या हो जाएगा 28x में से 25 से घटेगा 3x। 3x का मान कितना आ गया 99। तो x का मान कितना हो गया 33। यानी एक ने कितना अंक प्राप्त किया 33 अंक। तो दूसरे वाले ने कितना अंक यदि दूसरे वाले ने 33 अंक प्राप्त किया तो पहले वाले ने कितना अंक प्राप्त किया 33 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 42। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर से समझा देते हैं। फिर से इसको समझा देते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो दूसरे वाले विद्यार्थी से 9 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो मान लेते दूसरे वाले ने x प्राप्त किया तो पहले वाले ने x प्लस 9। फिर कह रहा है जो अधिक अंक प्राप्त किया है उसके प्राप्तांक यानी x प्लस 9 उन दोनों के अंकों के योग के, पहले के अंक x दूसरे के अंक x प्लस 9, उन दोनों के अंकों के योग के 56% बराबर है। x प्लस 9 इक्वल टू 2x प्लस 9 का गुणा 56%, 56/100। 4 14 56, 4 25 100। 25 का गुणा इधर करेंगे 25x प्लस 25 9 225। 14 गुणा इसमें करेंगे 14 दूनी 28, 14 9 126। 28x में से इधर 25x जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 28x माइनस 25 से 3x। और 225 में से 126 घटेगा 99। 3x बराबर 99, x बराबर 33। यदि दूसरे ने 33 अंक प्राप्त किया हो तो पहले वाले ने 33 प्लस 9 42 अंक। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों 60% का मतलब क्या होता है 60% का मतलब होता है 60/100। इसको काटेंगे तो 20 × 60 20 25 100। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि वह व्यक्ति 5 रुपया कमाता है तो 5 का 60% यानी 3 रुपया क्या करता है खर्च करता है। यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं आय यानी उसकी कमाई, व्यय यानी उसका खर्च, बचत यानी आय में से व्यय को घटाने के बाद जो मिला बचत। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% का मतलब 3/5, 60/100, 20 × 60 20 25 100। यदि व्यक्ति की आय 5 रुपया हो तो उस 5 का 60% यानी 3 रुपया क्या कर देता है खर्च कर देता है। 5 रुपया यदि उसकी आय हो तो उस 5 का 60% यानी 3 रुपया क्या करता है व्यय करता है खर्च करता है। यदि 5 रुपया कमाता है 3 रुपया खर्च करता है तो बचा कितना 5 में से 3 यानी 2 रुपया बचा, 2 यूनिट बचा। 5 यूनिट कमाता है 3 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना 2 यूनिट। दोस्तों यदि हम इस 5 का उसकी आय में 15% की वृद्धि करें, ये तो दोस्तों ये अनुपात हो क्या मान लो आप लोगों को। कह रहा उसकी यदि व्यक्ति की आय में 15% बढ़ती है, यदि हम 5 का 15% बढ़ाने चले ना तो हमारा कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं इन दोनों को हम क्या करते हैं इन तीनों में 100 का गुणा करते हैं। इसको बना लेते हैं 500, इसको बना लेते हैं 300, इसको बना लेते हैं 200। अब आप ये बताओ ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इसका अनुपात तब भी 5 संबंधित 3 संबंधित 2 ही होगा। इसका अनुपात तब भी 5 संबंधित 3 संबंधित 2 ही होगा। 2 0 से 2 0 2 0 कट गया तो 5 संबंधित 3। अब इसके आगे हम किसी संख्या से गुणा कर दे तीनों में, लेकिन बराबर संख्या से गुणा करें। इसमें भी 100 से गुणा किया, इसमें भी 100 से गुणा किया, इसमें भी 100 से गुणा किया, कोई फर्क पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कह रहा है व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है तो 500 का 15% बढ़ा है यानी कितना हो गया है 500 का 115% हो गया है 115/100। अगर 500 का 100% बढ़ाएगा तो उतना उतना ही रह जाएगा, लेकिन 500 का कितना परसेंट बढ़ा है 15% बढ़ा है। यानी अब हो कितना गया है इस 500 का
115% हो गया है। और फिर कह रहा है उसकी ब्याज का 15% बढ़ गया है। यदि ब्याज 300 रुपया हो तो इस 300 का भी ब्याज कितना हो गया? 115%, 115/100। दोस्तों यदि केवल 500 का 15% निकालते, हम लोग देखो क्या करते हैं, 500 अपने आप में 100% है, यदि 500 का केवल 15% निकालते तो हमें ये पता चलता है कि उसका व्यक्ति का आय कितना बढ़ा है। लेकिन 115 कर दिए तो ये पता चल गया कि उस व्यक्ति का आय बढ़ने के बाद कितना हो गया। उस व्यक्ति का आय बढ़ने के बाद 500 का 115% हो गया, उसका व्यय बढ़ने के बाद 300 का 115% हो गया। अब दोस्तों देखो क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पचे 25, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5। उसका आय पहले 500 था, अब कितना हो गया? 575। इसी तरह 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3। उसका पहले आय 300 था, अब 345 हो गया। दोस्तों कमाता था 575, उस 575 में से 345 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 575 कमाया, खर्च कर दिया, सॉरी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, 575 कमाया और 345 क्या कर दिया? 575 कमाया और 345 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 5 में से 5 जीरो, 7 में से 4 घटा 3, 5 में से 3 घटा 2, 230। वो यही कह रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों पहले बचाता था 200, अब बचाया 230, बचत कितना बढ़ गया? 30 रुपया। कितने पर? 200 पर। क्या करना है? प्रतिशत निकालना है। 100 से क्या करेंगे? गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 15 30। उसका बचत 15% क्या हुआ? बढ़ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम फिर समझा देते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 60% बोले तो 60/6, 60/100, 20 × 60, 20 × 100। यदि व्यक्ति की आय 5 रुपया हो, यदि व्यक्ति की आय 5 रुपया हो तो उस 5 का 60% यानी 3 रुपया क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 5 रुपया कमाया, 3 रुपया खर्च किया तो बचाया कितना? 2 रुपया। अब यदि हम कह रहा है उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई, यदि हम 5% का 15% बढ़ाने चले तो हमारा कैलकुलेशन दशमलव में आ जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, 5 को 500 बना देते हैं। अब यदि इसको 500 बनाए, इसमें 100 से गुणा किया तो तीनों में 100 से गुणा करना पड़ेगा। 5 को 500 कर दिया, 3 को 300 कर दिया, 2 को 200 कर दिया। अब कह रहा है उसकी आय में 15% की वृद्धि होगी। अब बढ़ा देंगे आसानी से, 500 का 15% बढ़ गया। यदि केवल 500 का 15% निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि उस व्यक्ति की आय कितना बढ़ा है। लेकिन हम यदि 500 का 115% निकाल दें तो ये पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति का आय बढ़कर हो कितना गया है। तो 500 का 115%, जो 2 जीरो से 2 जीरो, 115 पाँच 575। 300 का 300 में 15% बढ़ गया है। यदि 15% निकालेंगे तो उसका केवल ये पता चलेगा कि उसका व्यय कितना बढ़ गया। लेकिन 300 का 115% निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा उसका व्यय बढ़कर कितना हो गया है। 300 का 115%, 300 गुणा 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 115 345। कमाया 575, खर्च किया 345, तो बचाया कितना? 575 में से 345 घटाएंगे 230। पहले बचाता था 200 रुपया, अब बचा रहा है 230। कितना बचत में कितना बढ़ोतरी हुई है? 30 रुपया की। 30 रुपया की बढ़ोतरी हुई है किस पर? 200 पर। क्या निकालना है? परसेंटेज, गुणा 100 कर देंगे। 30/200 गुणा 100, 2 जीरो 2 जीरो, 2 15 30, 15%। यानी उसके बचत में 15% का वृद्धि हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में परिवर्तन बताइए, प्रतिशत परिवर्तन बताइए। 75% बोले तो 75/100 कर सकते हैं। 75/100 और काटेंगे इसको 25 × 75, 25 × 4 = 100। इसका मतलब ये हुआ कि यदि व्यक्ति 4 रुपया कमा रहा है तो 4 रुपया का 75% यानी 3 रुपया क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है। फिर से लिखते हैं वही वाला तरीका, आय, व्यय, बचत। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। 75% बोले तो 3/4 यानी 4 रुपया कमा रहा है। उसकी आय 4 रुपया कमा रहा है तो उस 4 का 75% यानी 3 रुपया क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है, व्यय कर दे रहा है। 4 रुपया कमाया, 3 रुपया खर्च किया तो बचाया कितना? 4 में से 3 घटा 1।
अब दोस्तों यदि हम इस 4 का 20% और 3 का 10% निकालना शुरू करें तो हमारा कैलकुलेशन बहुत दशमलव में आ जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए 4 को क्या करते हैं 400 बना लेते हैं, 3 को क्या करते हैं 300 बना ले सकते हैं, 100 को 1 को 100, इसको आप कुछ भी बना सकते हैं, 40 बना लीजिए, इसको 30 बना लीजिए, इसको 10 बना लीजिए, इसको 4 लाख बना लीजिए, इसको 3 लाख बना लीजिए, इसको 1 लाख बना लीजिए। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मतलब उतना ज़्यादा लेने का, हम इतना से हमारा काम चल जाएगा। हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि दोनों संख्याओं सभी संख्याओं में हम 100 से गुणा कर रहे हैं, ये सभी संख्याएं अनुपात में हैं। यदि हम 2 जीरो लगा दें या 3 जीरो लगा दें फिर भी हमारा अनुपात 4 संबंधी 3 संबंधी 1 ही आएगा, क्योंकि 0 से 0 0 0 कट जाएगा। अब कह रहा है व्यक्त किया है 20% क्या हो गया बढ़ गया। यदि हम 400 का केवल 20% निकालें तो यह पता चले कि उसका आय बढ़ा कितना है, लेकिन 400 का यदि हम 120% निकाल दें तो ये पता चल जाएगा व्यक्त की आय बढ़कर कितनी हो गई है। 2 जीरो से 2 जीरो 1 शून्य 12 चौक 48, व्यक्त की आय पहले 400 था अब हो गया 480। कह रहा है व्यय 10% बढ़ता है, व्यय 300 था तो 300 का यदि हम 10% निकालें तो ये पता चलेगा कितना व्यय किया, लेकिन इसका हम 110% निकाल दें तो ये पता चल जाएगा कि उसका व्यय बढ़कर कितना हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो 11 33, पहले 300 खर्च करता था अब 330 खर्च कर रहा है। दोस्तों 480 कमाया 330 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, घटा लेंगे। 480 कमाया 330 खर्च किया तो बचाया कितना, घटा लीजिए, 0 में से 0, 8 में से 3 घटा 5, 4 में से 3 घटा 1, 150। 0 0 8 में 3 गया 5, 4 में 3 गया 1, बचाया कितना 150। कमाया 480, 330 खर्च किया, बचाया कितना, 480 में से 330 घटाएंगे कितना आएगा 150। दोस्तों पहले बचाता था 100, अब बचा रहा है 150। बचत में कितनी वृद्धि हो गई, 50% की, 50 रुपए की बचत में कितना वृद्धि हुआ 50 रुपया का। किस पर, 100 पर। क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे, 100 से गुणा 100, 100 खत्म, 50%। दोस्तों ऐसे ये करने की जरूरत भी नहीं थी, 100 पर 50 बढ़ा है इसका मतलब 50% ही बढ़ा है, उसका बचत कितना बढ़ गया 50%। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक व्यक्ति 1350 रुपये आय में से 9000 रुपये व्यय करता है। यदि कमाता 13500 है तो इसमें से इसका आय, एक कर दिए आय, एक कर दिए व्यय। दोस्तों हम 13,000 रुपये 500 और 9,000 रुपये 500 मानकर भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा डाटा बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों का अनुपात लेते हैं, क्योंकि हमें रियल वैल्यू तो पूछ नहीं रहा है, हमें परसेंटेज वैल्यू ही पूछ रहा है। तो परसेंटेज वैल्यू को हम काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम इसका अनुपात ही ले लेते हैं। आय कितना है इसका व्यक्ति का 13,500 रुपये। उस व्यक्ति का व्यय कितना है 9,000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 नवा 135, 15 छक्का 90, 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6। यानी उस व्यक्ति का आय तथा व्यय का अनुपात क्या आ गया 3 संबंधे 2। यहाँ सीधे आय और व्यय का अनुपात ही ले लिए हम लोग। आय कितना है 13,500, अब व्यय कितना है 9,000 रुपये। इसको काट दिए तो कितना आया, आय और व्यय का अनुपात 3 संबंधे 2। यहाँ लिख लेते हैं आय व्यय बचत। हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ 13,500 ले लेते, यहाँ 9,000 ले लेते और 13,500 में से 9,000 घटा कर यहाँ ले लेते। उसके बाद आय का 113% कर देते, व्यय का 109% कर देते, लेकिन कैलकुलेशन हमारा हो जाता बड़ा टफ और हमारा समय हो जाता बर्बाद। तो समय की बर्बादी से बचने के लिए हम इस पूरे आय और व्यय के अनुपात को ले लेंगे, क्योंकि हमें रियल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है क्या परसेंटेज परिवर्तन। आय कितना है 3, व्यय कितना है 2। 3 रुपया कमाया, 2 रुपया खर्च कर दिया बीबी के ऊपर, तो बचा कितना 3 में से 2 1। क्या हम इसको 3 को 300 बना सकते हैं, 2 को 200 बना लें, ये अनुपात है भाई। 100 को हम लोग 100 बना लें। अब कह रहा है
आय तथा व्यय में आय में 13% की वृद्धि हुआ है। दोस्तों ये हो जाएगा 339। कैसे? यदि 13% की वृद्धि हुआ है, इसका मतलब 100 रुपया में 13 रुपया बढ़ा, 100 रुपया में 13 रुपया बढ़ा, तो 300 में 13 लेकिन हम इसको लगा देते हैं। उसका आय कितना बढ़ा है? 13%। तो हम लोग निकाल लेंगे 300 का 113%। 113 त्याई 339। व्यय कितना बढ़ा है? 9%। व्यय 9% बढ़ा है, इसका मतलब 100 रुपया में 9 रुपया बढ़ा है। 100 रुपया में 9 रुपया बढ़ा है तो 200 रुपया में 18 रुपया। लेकिन हम लोग इसको लगा देते हैं, वो हमारा शार्ट तरीका है। जो लोग वैसे चाहें वैसे लगाएं, जो लोग चाहें तो निकाल लें। 200 का 9% बढ़ा है तो हम इसका क्या निकालेंगे? 109% बटा 100। 109 दूनी 218। 339 कमाया, 218 खर्च किया, तो हम लोग 339 में से 218 घटा देते हैं। 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। बचाया कितना? 121 रुपया भाई। 339 कमाया, 218 खर्च किया, बचाया कितना? 121। पहले कितना बचाता था? 100। अब कितना बचा रहा है? 21। बचत कितना बढ़ गया? 21 रुपया। कितने पर? 100 पर। तो हमारा बचत 21% बढ़ गया। लेकिन कैसे? 21 रुपया बढ़ा है किस पर? 100 पर। क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया, यानी उसकी बचत 21% क्या हो गई है? बढ़ गई है। दोस्तों हम 21 करते हैं 21। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय सी से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है? 20% बोले तो 1/5। सी की आय बी से 20% अधिक है, यानी बी की आय 5 रुपया हो तो सी की आय बी की आय से 20% अधिक, यानी 5 का 20% अधिक, यानी 5 1 6। यदि बी 5 रुपया कमा रहा हो तो सी क्या है? बी से 20% अधिक, यानी 5 का 20% 1, यानी 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सी 6। सी और बी में क्या है? 6 रेशियो 5। फिर कह रहा है बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। 25% बोले तो 1/4। बी की आय सी से 25% अधिक हो, यदि सी कमा रहा हो 4 रुपया तो बी कमाएगा सी का 4 का 25% अधिक, यानी 4 में 1 अधिक, यानी 5। यहाँ पर हो गया आपका बी रेशियो सी 5/4। 5/4। दोस्तों सी कमा रहा है बी से 20% अधिक, 20% माने 1/5। यदि बी कमा रहा है 5 रुपया तो सी कमाएगा 5 1 6। फिर बी कमा रहा है सी से 25% अधिक, 25% बोलो तो 1/4। यदि सी कमा रहा है 4 रुपया तो बी कमाएगा 4 का 25% अधिक, यानी 4 1 5। अब दोस्तों यदि बीच वाला ए अनुपातिक मान समान हो तो ए, तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर सी रेशियो बी, कहीं गलती हो गया, यहाँ ये है सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। यहाँ पर क्या रहेगा? ए, यहाँ पर ए। अब देखिए सी की आय बी से 20% अधिक है, 20% बोले तो 1/5, यानी बी कमा रहा है 5 रुपया तो सी कमाएगा 5 1 6। फिर क्या कह रहा है? और बी की आय ए से 25% अधिक है, 25% बोले तो 1/4। यदि 1/4 यदि ए कमा रहा है 4 रुपया तो बी कमाएगा 4 का 25%, यानी 1 रुपया अधिक, यानी 5 रुपया। यदि ये बीच वाले का अनुपातिक मान समान हो तो सी रेशियो बी रेशियो ए क्या हो जाएगा? ए सी का मान 6, बी का अनुपातिक मान 5 और ए का अनुपातिक मान 4। अब ये बताइए तो सी की आय ए से कितना अधिक है? सी की आय ए से कितना अधिक है? 2 रुपया। क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। सी की आय ए के आय से 2 रुपया अधिक है तो कितना प्रतिशत अधिक है? 2/4। क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे? 4 25 100, 25 दूनी 50%। क्या है?
50% क्या है, अधिक है। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को मिथिलेश कुमार का धन्यवाद।